अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 6 हमारे पास चल रहा है एंड द चैप्टर नेम इज स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड। और आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक लेटेस्ट एनर्जी को जो है वो डिस्कस आउट करने वाले हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो पूरा समझ आ जाएगा आपको और एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो सिंपल हमारे पास मैंने डेफिनेशन आपके सामने लिखी है कि डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है। द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड बाय इट्स आयन। जब भी कोई आयनिक क्रिस्टल बनता है तो उस वक्त जब 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल बनता है उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, लेटिस एनर्जी कहते हैं। याद रखिएगा, एनर्जी रिलीज हो रही है तो हम इससे हमें ये इस बात का अंदाजा होता है कि इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रही है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने आपके सामने NaCl की एग्जांपल ली है। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जब आपस में मिलते हैं तो 1 मोल ऑफ NaCl यानी 1 मोल ऑफ सॉल्ट बनता है। ठीक है, 1 मोल ऑफ सॉल्ट बनता है और इसकी जो डेल्टा H की वैल्यू है, डेल्टा H हमारे पास क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी, यानी हीट एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हुई, कितनी रिलीज हुई, तो उसको हम डेल्टा H से शो करते हैं और इसका मतलब होता है चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेल्टा H की वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगी क्योंकि हमारे पास ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और 1 मोल ऑफ NaCl की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है 788 किलो जूल पर मोल। एनर्जी जो है वो रिलीज होती है जब 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड बनता है बाय इट्स गैसियस आयन। जब वो अपने आयंस की मदद से 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल बनाता है तो उसके नतीजे में हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। और बेसिकली अगर हम NaCl की बात करें तो NaCl का जब 1 मोल की फॉर्मेशन होती है तो इतनी एनर्जी माइनस 788 किलो जूल पर मोल की एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। और बेसिकली इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम नाम दे रहे होते हैं लेटेस्ट एनर्जी। इसको हम क्या कहते हैं, लेटेस्ट एनर्जी का नाम देते हैं। अच्छा, इसके अलावा याद होगा आपको जब हम चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था बॉन्ड एनर्जी का। वो एनर्जी जो किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए ज़रूरत होती है या फिर किसी कंपाउंड को बनाने के लिए ज़रूरत होती है वो हमारे पास क्या कहलाती थी, बॉन्ड एनर्जी कहलाती थी। तो बॉन्ड एनर्जी हम पढ़ते हैं इन कॉन्सेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। जब भी कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही होगी तो वहां हम क्या पढ़ेंगे, बॉन्ड एनर्जी पढ़ेंगे। लेकिन जहां पर आयोनिक कंपाउंड्स की बात होगी, आयोनिक बॉन्डिंग की बात होगी, वहां पर हम लेटेस्ट एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है वो लगाएंगे। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड बाय इट्स गैसियस आयन, तो उसको हम कहते हैं लेटेस्ट एनर्जी। अब ये जो वैल्यू है ये निकालते हैं किस तरीके से, इस वैल्यू को निकालने का पूरा प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर साइकिल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो चैप्टर्स के अंदर वो डिस्कस आउट करेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस के थ्रू जो है ये बॉर्न हैबर साइकिल के प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं कि किसी भी कंपाउंड की जो है लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू हम जो है आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक तो ये चीज़। सेकेंड अगर हम बात करें तो मैंने कहा ये आपके सामने क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, कौन से कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड्स। याद रखिएगा कि बचपन से अब तक हम इस बारे में पढ़ते आए हैं कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं दे ऑल आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ आयोनिक कंपाउंड जो हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं और कुछ आयोनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं कि जो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। दो अगर हमारे पास अगर हम देख लें तो दो किस्म के आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। एक आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं जिसको हम कहते हैं सॉल्युबल इन वाटर,
कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, सॉल्युबल इन H2O यानी वाटर, और कुछ ऐसे होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर यानी इनसॉल्युबल इन H2O, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। अच्छा, वो कौन से होते हैं जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं और वो कौन से होते हैं जो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं? वाटर के अंदर सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड वो होते हैं कि जिनकी हमारे पास लैटिस एनर्जी की वैल्यू स्मॉल आती है, यानी स्मॉल लैटिस एनर्जी वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल होंगे, और लार्ज लैटिस एनर्जी वाले जितने भी कंपाउंड्स हमारे पास मौजूद हैं, लार्ज लैटिस एनर्जी वाले, वो तमाम के तमाम कंपाउंड वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास NaCl है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -788 आ रही है। तो NaCl जो है हमारे पास ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये वाटर में सॉल्युबल होता है, हम घरों के अंदर भी इसको आमतौर पर देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल जिसको हम कहते हैं CaCO3, इसी को हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को हम लाइमस्टोन भी कह रहे होते हैं, ठीक है, इसी को हम मार्बल भी कह रहे होते हैं। तो ये जो है इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, जबकि ये क्या है, एक आयोनिक क्रिस्टल है, एक आयोनिक बॉन्ड है, लेकिन फिर भी ये क्या है, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। ये वही मार्बल है जो घरों के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। मान लें कि अगर ये घर के ये अगर वाटर में सॉल्युबल होता तो आपकी जो पेरेंट्स हैं या फिर काम जो भी आपके घर में करता है, तो वो जब पोछा लगाते तो सारा का सारा जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो बहकर बाहर चला जाता। तो यहाँ पे हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे आयोनिक कंपाउंड इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, जिनकी लैटिस एनर्जी की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आती है, लार्ज आती है, और ऐसे आयोनिक कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं जिनकी लैटिस एनर्जी की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, स्मॉल आती है। जैसे कि NaCl की वैल्यू स्मॉल है तो वो वाटर में सॉल्युबल है, और कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है तो वाटर में इनसॉल्युबल है। अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं फैक्टर्स, कि वो कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं लैटिस एनर्जी को। तो याद रखिएगा बेटा कि पहला कंपोनेंट क्या है, कि लैटिस एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज ऑफ आयंस के। साइज ऑफ आयंस, जो आयंस होते हैं उनके जो है लैटिस एनर्जी क्या है, अगर साइज ऑफ आयन बड़ा होगा तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू कम आएगी, साइज ऑफ आयन छोटा होगा तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा आएगी। लेट सपोज कि हमारे पास दो अदर जो है वो सॉल्ट हैं, एक है हमारे पास लिथियम फ्लोराइड, ठीक है, LiF, ठीक है, फ्लोराइड सेम है, और एक है हमारे पास रुबिडियम फ्लोराइड, ठीक है। और हमें इस बात के बारे में पता है, जैसे ही हम ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो जो है शेल्स में इजाफा होता है और आयंस के शेल्स में इजाफा होता है, तो उसके साइज में भी इजाफा होता है। तो यहाँ देखें कि जैसे जैसे इजाफा हो रहा है किसके अंदर, शेल्स के अंदर इजाफा हुआ, तो जाहिर सी बात है आयन का जो साइज है वो भी बढ़ा। तो जब साइज बढ़ा तो हम ये कह सकते हैं कि जब साइज बड़ा हुआ तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू और कम आई। लैटिस एनर्जी की वैल्यू जब कम आई, दैट मीन्स कि इसमें से कौन सा ऐसा सॉल्ट है कि जो ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, तो वो हम ये कह सकते हैं कि रुबिडियम फ्लोराइड है। क्योंकि रुबिडियम फ्लोराइड की यहाँ पर जैसे हम ऊपर से नीचे आए, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, हीलियम है, अच्छा इसके अलावा हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। ऊपर से जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं तो साइज ऑफ एटम वो बड़ा होता जा रहा है, साइज ऑफ आयन वो बड़ा होता जा रहा है। तो यहाँ पर रुबिडियम का साइज, आयन, इस आयन का जो साइज होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। साइज बड़ा होगा तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। लैटिस एनर्जी की वैल्यू कम आएगी तो वाटर के में अंदर क्या होगा, सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। ये तो रहा पहला फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या है कि लैटिस एनर्जी, नेक्स्ट फैक्टर क्या है कि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयन, चार्ज ऑफ
आयन। लैटिस एनर्जी चार्ज ऑफ आयन के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉल्ट है सोडियम फ्लोराइड और एक सॉल्ट है हमारे पास मैग्नीशियम फ्लोराइड, ठीक है। तो हमें इस बात के बारे में अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि सोडियम जो है वो पहले ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है और मैग्नीशियम जो है वो दूसरे ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। तो सोडियम के ऊपर की जो वैलेंसी होती है वो +1 होती है और मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है। तो ये इंटरचेंज हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या होगा, MgF2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब आप इसमें मुझे बताएं कि चार्ज ऑफ आयन, या हम ये कह सकते हैं चार्ज ऑफ आयन +1 ज़्यादा है या +2 ज़्यादा है। तो हम सबको पता है कि +2 ज़्यादा है। तो यहाँ पर ज़्यादा जो है वैल्यू, लैटिस एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा किसकी आएगी, लैटिस एनर्जी की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा आएगी मैग्नीशियम फ्लोराइड की, क्योंकि जितना चार्ज ऑफ आयन बढ़ेगा उतनी लैटिस एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ेगी। लैटिस एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि मैग्नीशियम फ्लोराइड कम सॉल्युबल होगा वाटर के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाती है, लार्ज होती जाती है, तो हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड है वो कम सॉल्युबल होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि लैटिस एनर्जी जो है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑफ आयन के। दो कंपाउंड मैंने आपके सामने लिखे, सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड का जो चार्ज ऑफ आयन है ये +1 है और इसका +2 है। तो यहाँ पर देखें कि चार्ज इसका कम है, दैट मीन्स कि इसकी लैटिस एनर्जी की वैल्यू कम आएगी और ये ज्यादा सॉल्युबल होगा वाटर के अंदर, जबकि ये कम सॉल्युबल होगा। जबकि अगर हम ऊपर बात करें तो लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ आयन के। तो यहां जैसे हम ऊपर से नीचे आए तो साइज ऑफ आयन बढ़ा, जब साइज ऑफ आयन रुबिडियम फ्लोराइड का बढ़ा तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू और कम हो गई। तो इन दोनों में से ज्यादा सॉल्युबल कौन सा होगा, तो रुबिडियम फ्लोराइड इनमें से ज्यादा सॉल्युबल होगा और नीचे वाले में सोडियम फ्लोराइड जो है वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट था किसका, लैटिस एनर्जी का, बहुत सिंपल सा था। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड भी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज समझ नहीं आई तो लाजमी आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।